BVG वेलनेस। कैंसर दुनिया भर में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। WHO के आंकड़ों के अनुसार कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है, जो 2018 में अनुमानित 9.6 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है। फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और यकृत कैंसर पुरुषों में सबसे आम प्रकार के कैंसर हैं, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर महिलाओं में सबसे आम है। कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। आज बीवीजी वेलनेस में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास सीरीज ऑन कैंसर, जहां हम बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर किन कारणों की वजह से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके अलग अलग प्रकारों को भी हम समझेंगे। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस की आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कैंसर की। कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर मन में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ये समस्या होती कैसे है, इसके कारण क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इन सभी चीजों को आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा कैंसर के बारे में बताइए कि असल में कैंसर है क्या। जी, तो कैंसर ये एक बहुत बड़ी चुनौती अभी आई हुई है हमारे डॉक्टर के सामने और पूरी जनता के सामने। दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो कैंसर इतनी मजबूती से अपनी जकड़ रहा है कि अगर हम लोग अभी जो लेटेस्ट डेटा अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में जो डेटा जारी किया उसमें 10 मिलियन जनता की या पेशेंट्स की कैंसर के कारण मौत हुई है। और एक प्रेडिक्शन ऐसा जारी किया है कि 2025 तक 10 पेशेंट में 9 पेशेंट के पीछे जो 10वां पेशेंट होगा वो कैंसर से ग्रसित होगा। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हमारे सामने आई हुई है। ये एक तो कैंसर नाम सुन के लोग डर जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। ये डिसीज बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही मुश्किल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से निदान नहीं होता है इसका। तो कैंसर मतलब क्या कि जो हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होते नेचुरली डे टू डे लाइफ में बॉडी का सेल्स का वियर एंड टियर प्रोसीजर से पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो ये कंटिन्यू होने वाली प्रोसीजर है। लेकिन जब ये सेल्स का डिवीजन होता है, कैंसर स्टेट में ये होता है कि सेल्स का डिवीजन जो होता है वो एबनॉर्मल तरीके से होता है और वो बढ़ते हैं, जो अनकंट्रोल्ड लेवल तक ये सेल्स बढ़ते हैं और ये सेल्स फिर अपनी जगह छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स में ये अपनी जगह पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे ये ब्लड से और लिम्फेटिक सिस्टम से पूरे शरीर में फैलने वाली बीमारी है। तो इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल बोल सकते हैं। आयुर्वेदा में इसे कष्ट साध्य व्याधि बोलते हैं, जिसकी बहुत ही मुश्किल से ट्रीटमेंट की जाती है। तो जो कि ये लिम्फेटिक सिस्टम से पूरे शरीर में बढ़ता है। एक बार ही ट्रीटमेंट करके ये पूरी तरह से ठीक होगा
ऐसे नहीं है। इसीलिए कैंसर एक बहुत ही बड़ी चुनौती हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने आई है, और इस तरीके से कैंसर की एक शुरुआत ह्यूमन बॉडी में होती है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है जी हमारे लिए कैंसर। तो कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं, किन वजहों से कैंसर होता जी है? इसके पहले टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं थी, तो हमें कैंसर के जो पेशेंट्स आते थे, पेशेंट्स ऐसे नहीं है कि कैंसर आज ही आया है, लेकिन कंपेयर टू द 20वीं सदी के जो रेट है और 21वीं सदी के जो रेट है उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले भी कैंसर होता था, लेकिन जो रेट से अभी बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारा अर्बनाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा बहुत अलग अलग कारण उसमें बताए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो हमें देखने में आया है वो है कि इस फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज, जो हम लोग अभी खेती हो रही है इसमें ग्रेनिंग यील्डिंग बढ़ाने के लिए, ये ग्रेन्स का यील्ड बढ़ाने के लिए, या खेती जो धान है उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए बहुत से केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो है उसका यूज़ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं खान पान में हमारे वही फर्टिलाइजर्स ये सब्जियों में, धान में, इसमें से हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, जो कि ये केमिकल कीमो रिएजेंट्स है जो कि कीमोटॉक्सिक होते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसी के कारण जीन म्यूटेशन, मतलब क्या होता है कि सेल, जैसे मैंने बताया कि सेल का डिवीजन होता है, फिर वो एबनॉर्मली ग्रो होते हैं, तो ये बेसिकली डीएनए जो होता है सेल्स का, उसमें ये पैथोलॉजी डेवलप होती है, और फिर यहाँ से जीन का म्यूटेशन होता है। तो जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल है ये कहीं ना कहीं ये जीन म्यूटेशन के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल यूज हो रहा है सब तरफ ग्रेन्स में, और बेसिकली ये सभी कारण मेनली कैंसर के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं कारणीभूत होता है। इसी के साथ ओवर एक्सपोजर टू द रेडिएशन, हमारी जो पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच में जो ओजोन की लेयर है वो कहीं ना कहीं परत वो कम होते जा रही है, जिसके कारण स्किन में उसका रेडिएशन बहुत हो रहा है। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फोन्स है या इंटरनेट है, टीवी है, इसके जो रेडिएशंस है, हम लोग मोबाइल कंटिन्यू हमारे साथ कैरी करते रहते, उसमें से जो रेडिएशन इमिट होते हैं, ये रेडिएशन भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे निगेटिव इफेक्ट डेवलप करते हैं। इसी तरीके से जेनेटिकली भी कोई कैंसर्स, बहुत से कैंसर्स ऐसे हैं कि जो जेनेटिकली भी रन हो रहे हैं, तो जो कि ये जीन म्यूटेशन से ही होने वाला डिसीज है। जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ जो कल्चर अभी डेवलप है, फूड हैबिट्स है और लिविंग कल्चर, इसमें ओबेसिटी, जो आपकी जो फास्ट फूड कल्चर डेवलप हुआ है उसमें बहुत कम उम्र में ओबेसिटी के पेशेंट्स हमें दिखते हैं। यंग जनरेशन में ओबेसिटी का जो रेट है वो रेशो बहुत बढ़ गया है, बच्चों में ओबेसिटी का रेशो बहुत बढ़ गया है। तो ओवरवेट पेशेंट्स में, और जो पेशेंट्स का ये जो दिन भर का जो रूटीन है वो अगर डिस्टर्ब है, तो ऐसे इसमें भी हमें कैंसर के ये भी कारण कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप होने के लिए मददगार है। तो इस तरीके से अलग अलग, बेसिकली मेन तो केमिकल एक्सपोजर, केमिकल कंजम्पशन थ्रू द फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, इससे दूसरी चीज रेडिएशन का एक्सपोजर, तीसरी चीज खान पान, तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप होने के लिए मददगार हो रही है। मतलब ये सारे मेन कारण है कैंसर। एग्जैक्टली जी मैम, अभी हमने कैंसर पे बात की, तो कैंसर का अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं जी, तो हम चाहेंगे जो मुख्य कैंसर के प्रकार है उन पे आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कैंसर कहीं पे भी डेवलप हो सकता है, लेकिन जहाँ जिस ऑर्गन से वो ओरिजिन होता है उसे उसका प्रकार बोल दिया जाता है। ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बेसिकली अभी जो मेन कैंसर सब तरफ दिख रहा है वो लेडीज में जो दिखता है ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल्स में कॉमनली जो देखा गया है वो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर और यूट्रस कैंसर, ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा गया है। इवन रेशो अगर बात करोगे तो फीमेल्स का रेशो मेल रेशो से कैंसर के प्रति ज्यादा है। मेल्स में यूजुअली लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लीवर कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, व्हाइट ब्लड सेल्स का ब्लड कैंसर। तो बहुत तरीके के कैंसर्स अलग अलग डेवलप होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, उसका स्टेजिंग अलग अलग होता है। तो ये सभी चीजें कैंसर के प्रति हमने
होते हैं। मैम, हम कैंसर के प्रकारों पर आपसे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे हमारे अगले एपिसोड में आगे जाके। जी। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कैंसर के कुछ लक्षणों के बारे में। जी। जब हम कैंसर, आपने भी इतने अच्छे से बताया, कारणों के बारे में हमने बात की, अब हम चाहेंगे आप थोड़ा लक्षणों के बारे में बताएं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, जब एक तो ये बीमारी ऐसी है ना कि जब भी ये कोई भी बीमारी हो, नॉर्मली अगर हमको फीवर आता है तो पेशेंट को महसूस होता है, कुछ लग जाता है तो दर्द होता है, पेशेंट को महसूस होता है। लेकिन कैंसर सेल्स जब डेवलप होते हैं तो बॉडी में ये पेनलेस लंप डेवलप होता है या पेनलेस ग्रोथ डेवलप होती है, जिसका बिल्कुल भी पेन नहीं होता। ये ओवर ग्रोथ फास्ट होती है और जब तक ये अपना नेचुरल ऑर्गन जहां से ओरिजिन है वो ऑर्गन छोड़ के जो हेल्दी ऑर्गन है वहां तक जब तक जाता नहीं है, बहुत बार ये पता नहीं चलता है लोगों को। तो इसके कारण इसके लक्षण जो डेवलप होते हैं वो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में पेशेंट्स को महसूस होने लगते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि उन अननोइंगली एक्सीडेंटल फाइंडिंग हमें मिल जाता है कि शायद एक कैंसर की ग्रोथ है। तो फीमेल्स में अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो एक पेनलेस लंप ब्रेस्ट में फीमेल को महसूस होता है, जो कि पेन नहीं होता। तो जब तक पेन नहीं होता तब तक तो वो ध्यान में भी नहीं आता है, इसलिए ये पेनलेस लंप ब्रेस्ट में सबसे शुरुआती में डेवलप होता है। अगर ये पेनलेस लंप जब ये लिम्फेटिक सिस्टम से पूरे शरीर में फैलता है तो जो नेचुरल नॉर्मल ऑर्गन्स है जहाँ पे ये ग्रोथ सेल्स की, कैंसर के सेल्स की ग्रोथ नहीं हुई है, वहाँ पे फिर ये दर्द महसूस कराता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये कैंसर एक जगह छोड़ के दूसरी जगह डेवलप होने लगता है। तो जो नेचुरल जगह होती है या नॉर्मल जगह होती है, हेल्दी जगह होती है, वहां पे जब ये सेल्स ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमनली देखा गया मेटास्टेटिक स्टेज, जो मेटास्टेसिस मतलब क्या कि एक जगह से छोड़ के कैंसर के सेल्स दूसरी जगह फैल जाना या दूसरे ऑर्गन में फैल जाना। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो कॉमनली देखी गई मेटास्टेटिक जो साइट है वो है लंग्स। लंग्स में आता है सबसे पहले। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में दर्द होगा। हमारी जो लीवर होती है वो राइट हैंड साइड में होती है, तो लंग्स में अगर डेवलप होता है या लीवर में भी कॉमनली देखी गई साइड है तो राइट साइड में पेन होगा, कभी कभी इंटरमिटेंट पेन होता है जो कि रेफर्ड होता है पीछे की तरफ। तो इस तरीके से लो ग्रेड फीवर पेशेंट को कभी कभी महसूस होता है। जैसे मैंने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, कॉमनली जो जो कैंसर होता है उसके एसोसिएटेड अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अगर पेशेंट को इसोफेगस में मतलब अन्न नलिका में कैंसर है तो पेशेंट को खाना खाना तकलीफ होती है, पेशेंट को पूरी तरीके से वो निगल नहीं पाता है, उसको दर्द होता है खाते समय, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं वो फूड पाइप को ऑब्स्ट्रक्ट करते रहती है। इसके साथ पेशेंट का वजन कम होता है। ये कॉमनली देखे गए सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत बार लो ग्रेड फीवर, मतलब फीवर बहुत हाई नहीं रहता है लेकिन 99-100 तक बीच बीच में पेशेंट को फीवर महसूस होता है। वेट बहुत कम होता है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि अगर फीमेल, फॉर एग्जांपल फीमेल्स को अगर यूट्रस का कैंसर है तो एक्सीडेंटल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। तो इस तरीके से अलग अलग, फॉर एग्जांपल फुफ्फुसों का अगर लंग्स का कैंसर है तो पेशेंट को खांसी आते रहती है, जो कि एक बार दवाई दी तो ठीक हो जाएगी लेकिन ये फिर से डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआती के लक्षण जो है वो बेसिकली लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, खाना हजम ना होना या भूख ना लगना, एनर्जी लेवल्स डाउन होना, ये तो कॉमनली देखे गए सिम्टम्स है। लेकिन जो जो ओरिजिन है कैंसर का वो ओरिजिन के रिलेटेड भी अलग अलग सिम्टम्स या लक्षण पेशेंट्स में दिखते हैं। लीवर कैंसर में अगर देखेंगे तो पेशेंट को पीलिया डेवलप होता है। अगर लीवर में जो ब्लड वेसल्स है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है। तो अलग अलग सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया, जिस तरीके का कैंसर होगा उस तरीके में अलग अलग वो साइट के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट्स में डेवलप होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको लंग कैंसर है तो उसके सिम्टम्स जो होंगे वो उसके हिसाब से रहेंगे। एग्जैक्टली। तो हर एक कैंसर का जो सिम्टम है वो सेम नहीं होते, वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। बिल्कुल, जी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कैंसर से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, आपने अभी कैंसर के बारे में बात की कि कैंसर के सिम्टम्स को हमने अभी समझा। तो अगर किसी को कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद उनको कैंसर हो सकता है, तो किस तरह की जांच अवेलेबल है?
ये भी जैसे मैंने बताया कि जो टाइप का कैंसर होता है उस टाइप्स के सिम्टम्स अलग अलग डेवलप होते हैं, तो उसी तरीके से जांचें भी अलग अलग है। बहुत से कॉमनली हम लोग जो जांच करते हैं इसमें स्टार्टिंग में तो बहुत बार यही होता है कि स्टेज 0 में कभी भी पेशेंट डायग्नोज होता नहीं है बहुत बार, लेकिन अभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया है और अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो ऐसे स्टेज में हमें स्टेज 0 में भी या शुरुआती दिनों में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। तो जैसा सिम्टम आएगा, पेशेंट बहुत बार जो तकलीफ लेके आता है उसके एसोसिएटेड फिर हम लोग अलग अलग जांचें पेशेंट्स को बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लंग का कैंसर पेशेंट को खांसी आ रही है तो हम लोग पहले तो उसे एक्सरे कराने बोलेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। एक्सरे में फिर हमें अगर कुछ दिखता है, कुछ अन्य नेचुरल ग्रोथ दिख रही है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है तो उसके बाद हम लोग सीटी कराते हैं, सीटी चेस्ट, जो कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है जहाँ पे एक्सरे से भी ज्यादा क्लियर पिक्चर हमें बॉडी के इनसाइड ऑर्गन्स के क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। हाई रेजोल्यूशन ये रेडिएशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लंग कैंसर की हम लोग बात कर रहे हैं तो लंग कैंसर में जब पेशेंट आता है वो खांसी लेके आता है, उसे ये नहीं पता होता है कि मुझे लंग्स में कैंसर हुआ है, लेकिन उसको खांसी आ रही है, सांस लेने में कभी तकलीफ हो रही है, तो शुरुआती दौर में हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं पेशेंट की, एक्सरे टेस्ट कराते हैं जहाँ पे हमें एक जनरल आइडिया आ जाता है कि लंग्स में कुछ अलग पैथोलॉजी है क्या। तो जब हमें अगर कोई डाउट आता है कि नहीं कहीं ना कहीं ये इसको एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन दिख रहा है जो कि कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, तो फिर हमें उसकी आगे की जांच कराते हैं जिसमें हम लोग सीटी स्कैन बोलते हैं, जिसे जहाँ पे हाई रिजोल्यूशन रेडिएशन से हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर इंटरनल ऑर्गन्स की दिखती है। तो सीटी स्कैन में जिसे हम लोग HRCT बोलते हैं जो चेस्ट के लिए की जाती है, वहां हमें फिर ये कंफर्म कर लेते हैं। बहुत बार ये होता है कि अगर अलग है, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस का कैंसर है, ईसोफेगस का कैंसर हमें एक्सरे से नहीं पता चलता है, इसके लिए फिर हमें एंडोस्कोपी करनी होती है जो कि हम लोग दूरबीन से अंदर इंटरनल लाइनिंग्स देखते हैं। जहां पे हमें अगर ग्रोथ दिखती है तो हम लोग वो ग्रोथ से एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं जिसे बायोप्सी करते हैं। दिस इज अ सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट। प्राइमरी कंफर्मेशन हम लोग एंडोस्कोपी से, सोनोग्राफी से, एक्सरे से, ये प्राइमरी कंफर्मेशन कराते हैं सीटी स्कैन से। ये सभी चीजें ऐसी होती है स्कैनिंग टेक्निक्स जहां पे प्राइमरी कंफर्मेशन हमें मिलता है कि शायद ये कैंसर की ग्रोथ है, लेकिन हमें एक ही कंफर्मेशन पे हम लोग आगे के ट्रीटमेंट या डिसाइड नहीं करते कि शायद ये कैंसर ही है, तो हम लोग सेकेंडरी टेस्ट कराते हैं। सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए हम लोग फिर वो जो ग्रोथ है वो सेल्स हम लोग एक छोटे प्रमाण में निकाल के, जिसे हम लोग बायोप्सी बोलते हैं, जो कि हम लोग वो ग्रोथ से छोटे से सेल्स निकाल के वो लेबोरेटरी में जांच के कराते हैं, जिसे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। वहां पे हमें कंफर्म हो जाता है कि शायद वेदर दे आर अ कैंसरस ग्रोथ और बेनाइन ग्रोथ। ये जो ग्रोथ होती है बहुत बार ये दो प्रकार की होती है, बेनाइन ग्रोथ और कैंसरस ग्रोथ। जो सेल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है या ग्रोथ हुई है, बेनाइन मतलब जो कि कैंसर से ये नॉन कैंसरस सेल्स की ग्रोथ है, और ये फिर पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम से या ब्लड से फैलता नहीं है दूसरे ऑर्गन्स में, ये सीमित वही जगह तक रहता है। लेकिन जो कैंसरस के सेल्स होते हैं अगर वो है तो फिर ये मेटास्टेसिस होने की उनकी टेंडेंसी होती है। तो हमें ये ग्रोथ जो हुई है ये हमें कंफर्मेशन करनी होती है कि क्या ये कैंसर की ग्रोथ है या ये बेनाइन जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ है, तो फिर वो हमें हिस्टोपैथोलॉजी से पता चलती है। इस तरीके से अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड टेस्ट, फिर ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, बहुत अलग अलग ट्यूमर मार्कर है। हम लोग जैसा कैंसर आएगा उस हिसाब से आई विल एक्सप्लेन कि लीवर कैंसर में कौन से ट्यूमर मार्कर करने होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में कौन से ट्यूमर मार्कर। ये ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं ये ब्लड टेस्ट होती है। इसी के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट एडवांस स्टेज में, मतलब स्टेज 4 का कैंसर अगर हिस्टोपैथोलॉजी में हमें दिखता है कि ये कैंसर अभी स्टेज 3 हो चुका है या स्टेज 4 स्टेजिंग, कैंसर के अलग अलग स्टेजिंग होते हैं जिसे हम लोग TNM
स्टेजिंग कहते हैं। टी मतलब ट्यूमर ग्रोथ, एन मतलब नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स, और एम मतलब मेटास्टासिस। तो ये स्टेजिंग के हिसाब से हम लोग कैंसर का स्टेज डिसाइड करते हैं। तो स्टेजिंग अगर हमें दिख रहा है कि ये सेकेंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, तो हम लोग फिर ये कंफर्म, हिस्टोपैथोलॉजी से तो कंफर्म होता ही है कि ये कैंसर की ग्रोथ है। अगर ये कैंसर की ग्रोथ है, इसका स्टेजिंग हमें पता चल जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो हम लोग फिर आगे इसकी टेस्ट वन स्टेप अहेड हमें टेस्ट करनी होती है, जिसे हम लोग पेट स्कैन कहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्कैनिंग टेक्निक, जहां पे हमें पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ अगर ये कैंसर सेल है तो ओरिजिन जो साइट है वो तो पता चलती है, लेकिन क्या ये पूरे शरीर में और कहीं पे फैला है, ये पूरे माइन्यूट लेवल तक की स्टडी हम लोग ये पेट स्कैन में करते हैं, जिसमें हेड से लेके टो तक की पूरी स्कैनिंग होती है। फिर हमें उसमें और क्लियर पता चलता है कि क्या ये स्टेजिंग सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है। इस तरीके से अलग अलग टेस्ट हम लोग करते हैं कंफर्मेशन के लिए। बिल्कुल। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जिस व्यक्ति को होता है उसी पे बीतती है, वो बता नहीं सकता कि लाइक किन किन सिचुएशन से वो गुजरता है जी। तो किस तरह का सपोर्ट सिस्टम जो है वो मरीज के लिए, कैंसर के मरीज के लिए अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कैंसर पे हमें क्या सपोर्ट सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। देखिए, जब भी ये कैंसर वर्ड हम लोग जब सुनते हैं तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, डर जाते हैं लोग कि अभी क्या होगा। एक तो ये इक्वेशन बना है मतलब कि कैंसर मतलब मौत, तो जो कि ये इक्वेशन पहले ज़माने में या कई दिनों जब हम लोग ट्रीटमेंट इतने एडवांसमेंट नहीं थी तो काफ़ी डर था, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप हुई है, हमारे रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में इतनी एडवांसमेंट आई है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयों का डेवलपमेंट हुआ है, जो कि कैंसर पेशेंट की जो आयु मर्यादा है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। तो बहुत नए नए जो अभी रिसर्च हुए हैं, जो ड्रग डेवलपमेंट हुआ है, उससे कैंसर अगर होता भी है तो पेशेंट की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ने के लिए हेल्प होती है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि ये जो फैमिली में कैंसर का पेशेंट डिटेक्ट होता है उनको कभी पता नहीं रहता या डर जाते हैं। बहुत बार तो डर के मारे पेशेंट पहले तो ये अगर कोई सिम्टम डेवलप भी होता है तो वो दिखाता नहीं है, शायद उस डर लगता है कि शायद क्या ये कैंसर तो ना निकल जाए, इसलिए बहुत बार रिलक्टेंट रहते हैं ये पेशेंट दिखाने के लिए। तो ये डर पेशेंट के मन का निकालना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल रही हूँ पेशेंट का काउंसलिंग ज़रूरी है, वैसा ही पेरेंट्स का भी मोरल बढ़ाना हमारी एक जिम्मेदारी होती है। बहुत बार ये होता है कि रिलेटिव्स ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में तो वो सोचते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन अगर फैमिली ने अगर फैमिली का मोरल अगर अच्छा होगा और उन्होंने अगर पेशेंट को जो बूस्टिंग है, पॉजिटिव बूस्टिंग है, वो देंगे तो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिल रही है उससे पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से उभर के आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि पेशेंट्स को इकोनॉमिकल बर्डन रहते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से अगर पेशेंट आता है तो उनको बहुत बर्डन रहता है कि अभी ट्रीटमेंट क्या करनी है या कैसे करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। तो डरने की बात नहीं है। आजकल बहुत सेवादायी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत अलग अलग स्कीम्स है जिसका आप फ़ायदा लेके आप खुद की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स कैंसर के रिलेटेड जो व्यक्ति है उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स डेवलप की है। बहुत सेवादायी संस्था है जो आते हैं सामने होके आके ये ऐसे जो मजबूर पेशेंट होते हैं या जो इकोनॉमिकली बर्डन्ड पेशेंट होते हैं, इनके लिए भी हेल्पफुल ये सेवादायी संस्थाएं काम करती है। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसा मैंने बोला, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो फैमिली ने दी तो पेशेंट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और एक अच्छा क्वालिटी लाइफ भी वो बिता पाता है। तो मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इकोनॉमिकली सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है उसकी भी अगर आप कहीं पे आप अगर उसको ढूंढेंगे या आप अगर उसका प्रॉपर तरीके से सर्च करेंगे तो आपको एक इकोनॉमिकली सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो दोनों लेवल पे ये सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो बेसिकली देना चाहिए पेशेंट को। बिल्कुल। मैम, अब हमसे एक कॉलर जुड़ रहे हैं जी। तो उनकी एक समस्या है कैंसर से संबंधित, हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान जरूर दें। हेलो। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, बोलिए। मैं माधुरी बात कर रही हूँ सांगली से।
बोलिए। मेरे घर में मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों को ही ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ओके। जिनकी सर्जरी हो के पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी है और वो अभी ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि ये फैमिली में चलने वाला कैंसर है, तो क्या मुझे यह कैंसर होने का खतरा है? माधुरी जी, आपका सवाल मैंने सुना। अगर आप मुझे आपकी उम्र बता सकती है तो मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकती हूँ। जी, मेरी उम्र 30 साल की है। ओके, तो देखिए, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ये जेनेटिकली जीन्स में आए हुए एक फैमिली से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलने वाले बहुत बार देखे गए हैं। लेकिन ये नहीं है कि फैमिली की हर जनरेशन में ये जीन म्यूटेशन होगा। तो आप बतौर एक खबरदारी आप खुद की कुछ ब्लड टेस्ट और ये करा सकते हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन हमारे बॉडी में होता है क्या ये देखते हैं। इसके लिए नई टेस्ट हमारी निकली है जिसे हम लोग ब्राका टेस्ट करके बोलते हैं। इसमें हमें ये पता चलेगा कि क्या आपके जीन्स में जो आपकी माँ को, आपके मासी को जो जीन्स म्यूटेशन हुआ है वही म्यूटेशन क्या आपके डीएनए में हो रहा है। ये हमें ब्राका टेस्ट से पता चलता है। तो आप ये बतौर एक खबरदारी ये टेस्ट करा सकती है। हो सकता है ये टेस्ट आपकी नेगेटिव आ जाए और आप तो स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो ये आपका जो एज है ये फर्टिलाइजेशन का एज है, 30 इयर्स मतलब ये फर्टिलिटी का एज है। तो यूजुअली जो ये कैंसर होते हैं ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस से भी होते हैं। तो आपका जो कि एज 30 इयर्स है, बतौर खबरदारी आप ये ब्राका टेस्ट इन एडवांस कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रेस्ट असेसमेंट, सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट सीख लीजिए। हर साल में 6 महीने बाद ये सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। उनकी मदद से आप आपके जो मन में शंकाएं हैं उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई छोटी सी टाइनी भी कोई लंप लगती है या ऐसे लगती है तो तुरंत आप एक मैमोग्राफी जो होती है, जो स्तन का एक्सरे कराती है, तो आप वो ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी भी करा सकते हैं, जिससे आपको ये रूल आउट हो सकेगी कि शायद क्या आपको कैंसर है या नहीं है। बहुत बार ये भी होता है कि डर के मारे हम लोग इग्नोर करते हैं या जाने से डरते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। बहुत सारी ये एडवांस जो इन्वेस्टिगेशंस है ये निकली है, तो आप ये इन्वेस्टिगेशंस का खुद के लिए फ़ायदा करा लीजिए ताकि आपका आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो फिलहाल हेल्दी गुजर सके। होपफुली मैंने आपके सवाल का जवाब दे के आपका जो शंका निरासन है वो करने की कोशिश की। और इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? वही है कि मैंने जैसे बताया आपको कि आपको प्री इन्वेस्टिगेशंस, जो अलार्मिंग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहां हमें पता चलता है कि क्या हमें डिसीज़ होने वाला है, तो ये आप करा लीजिए। जो मैंने बताया ब्राका टेस्ट है, मैमोग्राफी है और सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट, ये दोनों तीनों चीज़ों का आप अवलंब कीजिए। इससे आपको कंफर्मेशन भी हो जाएगा और आपका परहेज जो है वो भी हमें पता चल जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर जी। माधुरी जी, हमें पूरी उम्मीद है जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा। इसके साथ ही हमें कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने, हमारे कॉलर ने भी अभी पूछा कि उनको क्या एज अ प्रिकॉशनरी वो क्या कर सकते हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसके आप कितने भी प्रिकॉशंस ले लो, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन क्या कोई उनके शुरुआती संकेत अगर समझ में आते तो क्या एज अ प्रिकॉशनरी कुछ ले सकते हैं हमारे दर्शक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मैंने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन ये भी प्रिकॉशनरी करके वी कैन यूज देम फॉर अवर हेल्दी अहेड लाइफ। तो जब हम लोग प्रिकॉशंस की बात करते हैं, हमें हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना है। आपको जो बॉडी क्लॉक है वो वेल मेंटेन रखना है। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद प्रॉपर होनी ज़रूरी है। स्ट्रेस फैक्टर पे आप जो स्ट्रेस है उसके लिए आप योगा, प्राणायाम इसका प्रयोग कर सकती है। हमारा जो आयुर्वेदा का साइंस है ये कहीं ना कहीं एज अ एडजुवेंट या क्वालिटी लाइफ मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ सेक्टर में। तो अगर ऐसे कहीं पे दिक्कत है या हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का अगर सेवन करेंगे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर,
तो भी ये पेशेंट्स में उन्हें फ़ायदा दिख सकता है। बीवीजी लाइफ साइंसेस ने बहुत अच्छी एक गुणकारी कैंसर सेल्स पे काम करने वाली सिरप कैन हेल्प नाम की दवाई हमने बनाई है, जो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स इंडिया से, ओवरसीज से बहुत सारे पेशेंट ये दवाई का सेवन कर रहे हैं। ये प्योरली प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन हमने बनाई है, जिसमें कोई मेटालिक ड्रग नहीं है। इसका अभी तक हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। जो हेल्प होती है ये मेडिसिन से, ये नॉर्मल सेल्स की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए और कैंसर सेल्स को ओवर ग्रो ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं इसका हमें लक्षण दिखे हैं, या प्री क्लिनिकल स्टडीज में हमने इसके कुछ लक्षण देखे गए हैं। तो बिल्कुल एज अ प्रिकॉशनरी या एज अ एडजुवेंट करके, एड ऑन थेरेपी करके कैन हेल्प सिरप आप साथ साथ ले सकती है। और आपका जो डेली रूटीन है वो आप हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत कीजिए, तो आपको अगर कैंसर कहीं हो रहा है या डेवलप होने वाला है वो नहीं होगा। जनरली एक ऐसा होता है कि देखिए सबके बॉडी में सेल्स सेम होते हैं, जो वियर टियर प्रोसीजर है सबके बॉडी में सेम होते रहती है। शायद हो सकते हैं कैंसर के सेल हर इसमें बहुत सूक्ष्म प्रमाण में हर इसमें रहते हैं, लेकिन हर एक को कैंसर डेवलप नहीं होता है। इसके पीछे यही रीज़न है कि वो पेशेंट की अगर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसको अगर वो पेशेंट को वो सेल्स को, जो कैंसर के सेल्स है, उसको अगर जो सही वातावरण मिलना चाहिए, वो अगर वातावरण वो ह्यूमन बॉडी में मिलता है, तो एसिडिक बॉडी जो होती है वहाँ पे कैंसर सेल्स डेवलप ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसा पोषक वातावरण वो बॉडी को मिलता है तो ये कैंसर सेल्स ओवरग्रो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, आयुर्वेदा के जो दिनचर्या बोली है वो अगर फॉलो करोगे, तो शायद हो सकता है कि हम लोग प्रिवेंट भी कर सके होने वाला डिसीज, या उसको बढ़ने के लिए भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो हमें मेल्स के जरिए हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। तो हमारी एक ऐसी दर्शक हैं, हम चाहेंगे आप उनका ही जो समस्या है उसका भी समाधान आप बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनका मेल पढ़ देती हूँ जी। डॉक्टर, ये राघवेंद्र जी का सवाल है जौनपुर से जी। मैं 40 साल का हूँ, मुझे कुछ साल पहले लंग कैंसर हुआ था और फिर मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चला और अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन कभी कभी एकदम से चिंता होने लगती है कि कहीं फिर से तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता। तो मुझे आपसे पूछना था कि क्या मुझे फिर से कैंसर हो सकता है और मैं इसके बचाव के लिए क्या कोई बेहतर केयर ले सकता हूँ? जी जी, लंग कैंसर एक बहुत ही जटिल समस्या है। ये बहुत इजीली ठीक होने वाला कैंसर नहीं है, और इसमें जो बहुत कॉमनली देखा गया कारण देखा गया कि क्रॉनिक स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन, ये बहुत ही कॉमनली देखा गया एक प्री डिपोजिटिंग फैक्टर है जो कि कैंसर डेवलपमेंट के लिए, लंग कैंसर डेवलपमेंट के लिए कारणीभूत होता है। अगर इनकी आदत, राघवेंद्र जी, अगर आपने आपको टोबैको या फिर सिगारेट स्मोकिंग की अगर आदत है तो वो पहले आप बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक मेन फैक्टर होता है आपको कैंसर डेवलपमेंट के लिए। आप हेल्दी लाइफस्टाइल का, जो बहुत अच्छी बात है कि अभी आपको कुछ तकलीफ है नहीं, लेकिन ये सेल्स कभी रीग्रो हो गए, इसके लिए हमें उसकी परहेज रखना, उसका ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप बरकरार रखोगे, स्मोकिंग आप स्ट्रांगली अवॉइड करोगे, जो प्राणायाम हमने बोले हैं, जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोली है, जो कि आपके श्वसन संस्थान और फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, ये ब्रीदिंग टेक्निक्स आप डेली आपके रूटीन प्रैक्टिस में उसका प्रयोग कीजिए। इसी के साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया है कि आयुर्वेदा की जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट, एड ऑन ट्रीटमेंट करके हम लोग जो पेशेंट्स को देते हैं, आप कैन हेल्प की सेवन कर सकते हैं, जो कि आपको जो डर है मन में ये कहीं ना कहीं कम होके आप आने वाली ज़िंदगी भी हेल्दी व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यूजुअली हम लोग जब ये कैंसर की किट देते हैं, कैंसर के पेशेंट में एज अ किट करके हमारी ये दवाई होती है, तो इसका भी हम लोग आगे आने वाले एपिसोड्स में अगर आप मुझे मौका देंगे तो ये दवाई के बारे में मैं आपको और डिटेल थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी। तो आप कैन हेल्प सिरप जो है हमारा वो सेवन कर सकते हैं और आने वाले दिन भी आपके अच्छे बिता सकते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, हमें पूरी उम्मीद है जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कांटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर अर्चना, आप थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी हमारे कॉलर ने भी बोला कि उनको बचाव वो कैसे कर सकते हैं कैंसर
कैंसर से। तो मेरा एक सवाल था, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, कई सारे मिथक हमारे मन में होते हैं, और ऐसे हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनके मन में बहुत सारे मिथ्स हैं कैंसर को लेके। राइट। तो आपके पास भी आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। हाँ। तो क्या कौन से मिथक्स जो हैं लोगों के मन में, अगर आप उनको थोड़ा दूर करना चाहें तो? बिल्कुल। बहुत से मरीज के जो रिलेटिव्स होते हैं, कैंसर रिलेटेड जो मरीज के रिलेटिव होते हैं, हमें बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये कॉन्टेजियस है, मतलब ये छूने से होने वाली बीमारी है क्या। तो इसका बहुत ही मतलब ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसर जो है ये बेसिकली ये कॉन्टेजियस डिसीज़ है नहीं, ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, अगर इसका कॉन्टेमिनेशन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, किसी पेशेंट में हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो जो रेसिपिएंट होता है जहाँ से हमें ऑर्गन लेना होता है, वो अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कैंसर की, तो हो सकता है ये जो डोनर को अगर कैंसर है तो रेसिपिएंट जो ले रहा है वो ऑर्गन, शायद हो सकता है उनमें ये कैंसर डेवलप हो। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो ये एक से दूसरे को वैसे नॉर्मल वातावरण में फैलती नहीं है। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये मेरे फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो मैं उसको छूऊंगा तो मुझे भी कैंसर होगा। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, क्योंकि ये जीन्स से म्यूटेशन से होने वाली बीमारी है। जेनेटिकली ये एक फैमिली से, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैंसर्स आ सकते हैं, लेकिन ये टोटली कॉन्टेजियस है, ये बिल्कुल भी गलत मिथ है। तो ये बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल, मुझे बहुत पेशेंट्स पूछते हैं। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर क्या मैं शुगर खाऊंगा तो उससे कैंसर मेरा बढ़ेगा? तो शुगर वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्ट वाइट शुगर होती है वो बॉडी के लिए अच्छी है ही नहीं, लेकिन उसका वैसे अगर देखेंगे तो कैंसर बढ़ने के लिए ऐसा कोई भी रिलेशन हमने नहीं देखा गया या नहीं पाया गया। लेकिन एज आपका वेलबींग अगर ठीक रखना है, आपको सेकेंडरी कोई डिसीज ना हो, ये हम लोग चाहते हैं, तो हमें वैसे भी शुगर से थोड़ा अवॉइड परहेज रखना है। आपको अगर शुगर इंटेक लेना ही है तो आप जो फ्रूट्स होते हैं उसका जो स्वीटनेस है या ग्लूकोजन है, वो फ्रूट से हम लोग फ्रुक्टोज जो मिलता है फ्रूट से, वो आप सेवन कर सकते हो, बजाय कि आप ये वाइट शुगर का कंजम्पशन करें। तो वाइट शुगर खाना वैसे आपके बॉडी के लिए सेहतमंद नहीं है, लेकिन हाँ ये कैंसर को बढ़ाता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को कैंसर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके साथ ही आपने कुछ मिथ्स पे भी बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने तैयार किए हैं कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पारंपरिक उपचार में सहयोगी बन सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सूजन कम करने वाले पौधों से बना कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं जो जानकारी आज हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक ऐसा उत्पाद जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, कैन हेल्प। अगले एपिसोड में हम आपको कैन हेल्प के बारे में बताएंगे, इसको किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।